आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी इसी हफ्ते एक नई डील हुई है, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी डील हुई है ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के दरमियान। अब उस डील की बहुत सारी डिटेल्स हैं और उसका बहुत सारा बैकग्राउंड भी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मैं जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ये कि इसको किस नज़र से हमें देखने की ज़रूरत है। सो बेसिकली जो डील हुई है इनमें, इसको ऑकस कह रहे हैं और ये डील जो है इन 3 मुल्कों के दरमियान है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। बेसिकली डील जो है वो ऑस्ट्रेलिया और यूएस के दरमियान है और यूके इसका पार्टनर है। और डील इस बात पे हुई है कि यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट टाइम अपनी न्यूक्लियर प्रोपल्जन की जो टेक्नोलॉजी है, जिसकी बेसिस पे उनकी सबमरीन्स रन करती हैं, वो शेयर करेंगे और उस टेक्नोलॉजी को शेयर करने से ऑस्ट्रेलिया अपने पास यहाँ पे मोस्ट प्रोबब्ली एडलेड में सबमरीन्स बना सकेगा। नाउ जो बात जहन में रखने की है वो ये कि अभी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, अभी सिर्फ एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है कि ये काम हम करेंगे। इसकी फर्दर डिटेल्स अभी आनी है कि एक्सपेक्टेड ये है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें से तकरीबन 8 सबमरीन्स उसको मिल सकेंगी इवेंचुअली, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आएगा और वो ये देख सकेगा। लेकिन जो चीज जहन में रखने की है वो ये कि ये सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड तो है, प्रोपल्जन है उनका, चलती हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन कैरी नहीं करेंगी। अब इन सारी चीजों के पीछे जो चीज सोचने की है वो ये कि इस वक्त जब ये डील हुई है तो 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी फ्रांस के साथ एक सबमरीन्स की डील की हुई थी और 2016 की इस डील में जो सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को मिलनी थी वो तकरीबन 12 बैराकूडा सबमरीन्स मिलनी थी, जिसमें फ्रांस उसका जो न्यूक्लियर सिस्टम है, जो न्यूक्लियर प्रोपल्जन है, वो मूव करके उसको डीजल बेस कर रहा था और इस पे 2016 से काम चल रहा था। जब ये डील साइन हुई थी तो उस वक्त तकरीबन 50 बिलियन यूरोस के करीब इसका टोटल एक्सपेंस था और उसको डील ऑफ द सेंचुरी कहा गया था। और मैल्कम टर्नबुल उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था और उसने जाके ये डील वहां पे साइन की थी और इसको गेम चेंजर की बात कह रहे थे। लेकिन आप अभी देख लो 2016 से 2021 में हम अभी हैं, 5 साल के अंदर एक तो वो डील बहुत डिलेड थी, उसकी डिलीवरी डिलेड थी और उसकी कॉस्ट जो 50 बिलियन से लेके ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गई थी और 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के करीब वो कॉस्ट पहुंच चुकी थी। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन सेनेट ने जो और डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने फोरकास्टिंग की, वो ये कि एन ऑनगोइंग कॉस्ट उन सबमरीन्स की फॉर देयर लाइफ कुड बी अराउंड 145 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। लेकिन ये सब चल रहा था और फ्रांस उसके साथ ये काम इनके साथ कर रहा था। तो हुआ क्या? बहुत सादा सी बात हुई। बात ये हुई कि ट्रंप के जाने के बाद और बाइडेन के आने के बाद यूएस ने फिर डिसाइड किया कि वो एशिया पैसिफिक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा और उसके लिए उसको अपने एलाइज चाहिए हैं या आम जबान में पूडल्स चाहिए। उसके लिए वो फाइटिंग डॉग्स चाहिए, वो बाकिंग डॉग्स चाहिए जो उसके बुनियाद पर जो उसके लिए चाइना की तरफ मुंह करके भौंक सकें और अगर जरूरत पड़े तो काट भी सकें। सो ये सारा गेम हुआ और इस सारी गेम में लॉस्ट किसको हो गया? फ्रांस को। जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस बात में मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये कि आप ये देखो कि फ्रांस, यूरोप, यूएस, ये सब पार्टनर्स हैं, नेटो में ये लोग अलाइज हैं और ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन दूसरी ट्रीटीज के थ्रू वो नेटो के साथ अलाइंड है। ये सब दोस्त हैं। लेकिन जो चीज सोचने की है और जो चीज समझने की है वो ये कि ग्लोबल सिचुएशंस में, ग्लोबल रिलेशनशिप में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। हर शख्स अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक आउटलुक देखता है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखता है कि उसको फायदा क्या मिल रहा है। और यहां पे सिर्फ एक छोटी सी बात हुई है, वो ये कि यूएस में गवर्नमेंट चेंज हुई
उसने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, उसने डिसाइड किया, जो ओबामा के टाइम में भी यही थी कि वो बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे इस एरिया में, और उसके लिए उनके पास जो बेस्ट पार्टनर था वो ऑस्ट्रेलिया उसमें उनको मिला, और ऑस्ट्रेलिया भी ये काम करेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि 2040 से पहले, 2040 से पहले एक भी सबमरीन अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को मिले। ऑस्ट्रेलिया को अपनी पुरानी सबमरीन ही रन करनी पड़ेंगी, और ये भी तब है कि जब ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पे डिलीवर करेगा, क्योंकि अभी तो उसका डिजाइन और दूसरी चीजें वर्कआउट करनी है। अब फ्रांस इस सारी सिचुएशन में क्या कर रहा है, ये भी एक आपने न्यूज में देखा ही होगा कि फ्रांस ने अपना जो है एम्बेसडर यूएस से और ऑस्ट्रेलिया से वापस रिकॉल कर लिया है। इन द पास्ट भी फ्रांस ने कभी कभी कुछ ऐसे काम किए हैं, जैसे जिन लोगों के साथ उनकी डील नहीं हुई है तो उनके साथ उन्होंने ट्रेड एम्बार्गोस किए हैं, ट्रेडिंग बंद की है। फ्रांस इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ईयू में। सो आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक बन रहे हैं, एक तरफ यूएस है और एक तरफ ईयू है। तो हो सकता है फ्रांस अपना रोल ईयू के अंदर भी ये प्ले करे और वहां भी कोशिश करे कि शायद ऑस्ट्रेलिया को ट्रेड के सेक्टर में उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, क्योंकि फ्रांस को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है इस सारी चीज में। ऑन द अदर हैंड चाइना भी कुछ ऐसा ही काम कर सकता है। चाइना भी ये कर सकता है कि अगर, और ये बहुत ऑब्वियस है कि यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को यूज कर रहे हैं चाइना को कर्टेल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो चाइना भी टर्न अराउंड करके ये कह सकता है कि ठीक है, हम आपसे मिनरल्स बाय नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपसे जो वीट और सी फूड और वाइन्स और कितनी ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया की, हम ये आपसे नहीं करेंगे या उस पर फर्दर टैक्सेस लगा देंगे। ये देखने की बात है कि क्या होगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये, और जो हमें रीसेंट हिस्ट्री से भी मालूम होता है, और खास तौर पे पाकिस्तानियों को, कि यूएस तो रिलायबल एलाई है ही नहीं। और मैं 10, 20, 30, 40 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आज से 50, 75, 100 साल के बाद की। आज से 50, 75, 100 साल बाद हु नोस के यूएस में क्या चल रहा है। अगर आपने वो न्यूज कॉन्फ्रेंस देखी हो जिसमें बोरिस और बाइडेन और स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये साथ बात कर रहे हैं, तो उसमें जो यूएस का प्रेसिडेंट है बाइडेन, वो स्कॉट मॉरिसन का नाम ही भूल गया और उसने कहा, ओ माय पैल डाउन अंडर। एक ऐसा प्रेसिडेंट है वहां बैठा हुआ जो अपनी एज की वजह से चीजें भूल रहा है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग कट कर रहे हैं टीवी पे से, लाइव टीवी पे से कोई ना कोई जब वो कुछ इधर उधर फ्लफ करने लगता है तो लोग कर्टेल कर देते हैं। मेरी असेसमेंट ये है कि यूएस डाउन द रेल जा रहा है इस वक्त, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा रिपब्लिकन्स वापस आ जाएं। और फिर इस सारी अरेंजमेंट का क्या होगा? क्या वो आके इसको रिवर्स कर देंगे? क्या ये इसको इतना कंसोलिडेट करेंगे कि वो रिवर्स नहीं कर पाएंगे? तो हो सकता है वो इसको लिमिटेड कर दें। लेकिन 50 से 75 साल के अंदर ये भी बहुत पॉसिबल है कि यूएस इंटरेस्ट ही छोड़ दे, उसको इंटरेस्ट ही ना रहे कि वो इस एरिया में कोई रोल प्ले करे। मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्रंप जो माइंडसेट है वो वहां पे डोमिनेट हो जाए और वो ये कहे कि हम अपने ही मुल्क के अंदर पैसा लगाएंगे और हम इसी जगह पे रहेंगे। इस सिनेरियो में जो नुकसान ऑस्ट्रेलिया को होगा वो ये कि जब और यूएस अपना मुंह मोड़ के वापस चला जाएगा, क्योंकि वो तो वापस जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, और वो एक तरह से डिसइंटरेस्टेड हो गया अगर इस रीजन में, तो ऑस्ट्रेलिया उस वक्त क्या करेगा? इसमें पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं। और वो लेसन्स ये हैं कि पाकिस्तानियों को 2-3 चीजों को समझने की जरूरत है। एक ये कि हथेली पे सरसों नहीं जमता। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में कोई भी चीज शॉर्ट टर्म नहीं होती और कोई भी टर्न अराउंड हमेशा का नहीं होता। यानी अगर आज, और मैं ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने ये असेस किया है कि पाकिस्तान में बहुत शोर हो रहा है कि भाई बाइडेन ने अमेरिका को, उसको इमरान खान को फोन क्यों नहीं किया, और सीएनएन इंटरव्यू कर रहा है कि क्या आपको सजा दी गई है कि आपसे बात नहीं हो रही। मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि बाइडेन जो उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, उसको कुछ पता ही नहीं है चीजों का, जब वो वापस जाता है तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। हु नोस कि कौन व्हाइट हाउस को रन कर रहा है। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तानियों को अपनी सेल्फ ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने की जरूरत है।
ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फ़ोन नहीं कर रहा तो आप मरते जाएँ और बिछते चले जाएँ। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखें और उसमें चीज़ों को बैलेंस करें। वो बैलेंसिंग ओवरनाइट नहीं हो सकती, 1 साल में भी शायद ना हो पाए, उसमें डेकेड्स लगेंगे। और यही वो पेशेंस और लॉन्ग टर्म चीज़ है, जो पाकिस्तानियों को सीखने की ज़रूरत है। आराम से बैठ के लंबा गेम खेलें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है, वो फाइनाइट गेम नहीं है। उसमें कोई भी कभी भी हमेशा नहीं जीतता और उसमें कोई भी कभी भी हमेशा नहीं हारता। ये गेम चलता रहेगा, जब तक ये दुनिया चलती रहेगी।